एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका साइंस फिजिक्स में। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। जैसे कि आप शब्द देख रहे हो ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ पीरियोडिकली वेरी करें। तीन वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैंने क्या बोला? मैग्नीट्यूड, फिर मैंने क्या बोला? डायरेक्शन, और फिर मैंने क्या बोला? पीरियोडिकली। तो कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ पीरियोडिकली वेरी करते हैं, बदलते हैं, तो ऐसी इलेक्ट्रिक करंट को कहा जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली कैसी हो सकती है? तो इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं जो कि सबसे कॉमन है। ये कहलाता है साइनोसोडल ऑल्टरनेटिंग करंट। साइनोसोडल, अब जैसे जो साइन ग्राफ है, ये ऑल्टरनेट कर्व का बेस्ट एग्जांपल कह सकते हो आप। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट अगर साइन कर्व को फॉलो करे तो इस कंडीशन में 0 से t/2 और t, ये कंप्लीट साइकिल है। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ पीरियोडिकली वेरी कर रहे हैं। तो ऐसी करंट को कहा जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट कैसी हो सकती है? ये साइनोसोडल हो सकती है। I = I0 साइन ओमेगा टी। पीरियोडिक कैसे मालूम चला? ये जो साइन फंक्शन है या सिंपल कॉस फंक्शन है, ये सारे पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। अच्छा, यहां पर अलग अलग बातें समझ लेते हैं। जैसे किसी भी इंस्टेंट पर ये जो I0 लिखा है, ये जो आप वैल्यू देख रहे हो, I0 को कहा जाता है पीक वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीक वैल्यू। पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये I0 है तो ये भी क्या हुआ? ये भी I0 ही कहलाएगा, पीक वैल्यू कहलाएगी। अच्छा, फिर ओमेगा। अच्छा, जो ओमेगा होता है मेरे बच्चों, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसको 2π/t कह सकते हैं, ठीक है, या इसको 2πf कह सकते हैं। t बोल दिया तो t का मतलब हो जाता है टाइम पीरियड, और अगर f कह देते हैं तो ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं टाइम पीरियड का मतलब क्या है। तो वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट की वन साइकिल कंप्लीट हो। मेरे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक ये जो आप साइकिल देख रहे हो, ये वन कंप्लीट साइकिल है, यानी 0 से लेकर t तक, तो ये कंप्लीट साइकिल। तो वो टाइम जिसमें कंप्लीट एसी की साइकिल कंप्लीट हो जाए उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अच्छा, पीरियडिक क्यों कहा? देखो ये सेम चीज क्या होगा, देखो फिर से रिपीट होने लगेगी। जैसा ये है फिर वैसा, ये साइकिल बार बार अपने आप को रिपीट करती चली जाएगी। अच्छा, यहां से यहां तक आधा, तो 0 से t/2, नेक्स्ट हाफ। अच्छा, यहां 0 से t/2 तक का ये जो ड्यूरेशन है, इसको कहा जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल। कहां से कहां तक? 0 से t/2। कुछ भी अगर पूछा जाए कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है, या कुछ भी उसके रिलेटेड कुछ पूछा जाता है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब टाइम ड्यूरेशन होता है 0 से t/2। अच्छा, t/2 से t, ये जो ड्यूरेशन आप देख रहे हो, इसको कहा जाता है नेगेटिव हाफ साइकिल। और अगर 0 से t तक कहें तो ये कहलाता है कंप्लीट साइकिल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछा जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब 0 से t/2, नेगेटिव हाफ साइकिल t/2 से t, और अगर कंप्लीट साइकिल, फुल साइकिल की बात करेंगे तो 0 से t। तो ये हो गया अपने पास ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अब मन में क्वेश्चन आता है कि क्या सर ये हमेशा साइन ही होगी? ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है? ये साइन हो सकता है ग्राफ। यही ग्राफ मेरे बच्चों कैसा हो सकता है? यही ग्राफ कोसाइन ग्राफ भी हो सकता है। ये इस तरह का जो ग्राफ आप देख रहे हो, तो साइन ग्राफ तो 0 से शुरू हुआ, जो मैक्सिमम से शुरू हुआ, ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये कोसाइन ग्राफ। इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी I = I0 cos ओमेगा टी। तो साइन ग्राफ भी हो सकता है, कॉस हो सकता है, इवन आप किसी ऐसे ग्राफ की भी बात कर सकते हो जो एक अलग, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर नाम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एसी का मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? एसी का मतलब एक ऐसा ग्राफ भी हो सकता है जो बिल्कुल अलग सा ग्राफ हो। बस शर्त यही है
कि वो अपने आप को क्या करे, बार बार क्या करे, रिपीट करना चाहिए। एक पर्टिकुलर साइकिल ऐसी होनी चाहिए जो एक डेफिनेट टाइम बाद अपने आप को रिपीट करे। तो ये तो बात हो गई एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है कि आखिर इस तरह की करंट को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, आखिर ऐसी करंट बनती कैसे है। तो आइए अब जानते हैं कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, जिसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है दोनों टाइम के साथ पीरियडिकली वेरी कर रहे हैं, तो आखिर ये प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक, यहां आप सभी जानते हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आ रही है ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो मन में क्वेश्चन तो आना चाहिए, आखिर हमारे पास जो करंट आई ये बनाते कैसे हैं। तो मेरे बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट को दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक वो तरीका जिसको क्या बोलते हैं, इसको कमर्शियल वे में बोल सकते हो, जहां पर क्या होगा, जहां से अपने आप बन के आ रही है। और दूसरा अपने घरों वाला तरीका। बोले घर वाला तरीका कौन सा, अपने इन्वर्टर से भी तो हम एसी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां मैं आपको बताऊंगा कि लार्ज लेवल पर एसी को कैसे जनरेट करते हैं। तो एसी प्रोडक्शन पर आते हैं कि आखिर एसी बनाते कैसे हैं। एसी को बनाने का बड़ा बेसिक सा तरीका है। यहां पर आपको क्या करना है, आपको एक कॉइल लेनी है। क्या लेना है मेरे बच्चों, एक कॉइल लेनी है और उस कॉइल को इस तरह से रखना है कि उसके प्लेन से मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस करें। और इस कॉइल को क्या करना है, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराना है। खास बात यह है कि कैसे रोटेट कराना है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो बात है कि आखिर हम एसी बनाते कैसे हैं, एसी प्रोड्यूस कैसे की जाती है। तो एसी का जो प्रोडक्शन है बड़ा सिंपल सा है कि जब भी कभी किसी आप कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण एक ईएमएफ और एक करंट डेवलप होगा। और उस करंट या ईएमएफ का जो नेचर होगा वो होगा ऑल्टरनेटिंग। कैसे, देखिए पहले समझ लीजिए कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ये कॉइल मान लेता हूं, फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉइल मान लेता हूं, ठीक है, इसको कॉइल मान लिया। ठीक, वैसे मैं कॉइल ला सकता हूं, एक बार जल्दी से कॉइल दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉइल हो गई, ठीक है, ये कॉइल हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब ये कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अब कॉइल को क्या करना है, कॉइल को ऐसे घुमाना है परपेंडिकुलर। कैसे घुमाना है, इस तरह से। जब कॉइल को इस तरह से घुमाना शुरू करेंगे तो फील्ड तो अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है अभी क्या है, देखो यही फील्ड है और यही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। लेकिन जब मैं इसको घुमाना शुरू करूंगा मेरे बच्चों तो फील्ड तो अभी भी ऐसी रही, लेकिन इसका एरिया वेक्टर देखो परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर फील्ड में और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो बदलने लगा है, ठीक है। अच्छा, उससे क्या होता है, अब देखो उससे क्या होता है। किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की मेरे बच्चों बात करूं तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर मान लेते हैं उसको घुमाया और इसका एरिया वेक्टर मान लेते हैं कुछ इस तरह से आ जाता है, मान लेते हैं, और इनके बीच में एंगल कितना हो जाता है, थीटा। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो फ्लक्स होगा मेरे बच्चों वो आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूं कभी सिंगल टर्म है, आप एन टर्म नहीं मान सकते हो। अब इस कंडीशन में अगर मैं फाई लिखूंगा बी ए कॉस थीटा, तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, अगर मैं लगाऊं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहां पर E इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी फाई ओवर डी टी, माइनस डी ओवर डी टी। अच्छा, फाई मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, एन टर्म में लगा लेता हूं, वरना आपके मन में आएगा सर एन क्यों नहीं लगाया, बुक्स में तो एन लिखा होता है। तो एन बी ए कॉस थीटा। अच्छा, यहां पर जैसे हम सब जानते हैं डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगी। यहाँ एन बी और ए कांस्टेंट है। अच्छा, एक बात और समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। तो थीटा को लिख सकते हो आप ओमेगा टी। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये हो जाएगा माइनस का डी ओवर डी टी एन बी ए, और थीटा की जगह मैं लगा दूंगा, थीटा की जगह कॉस
ओमेगा टी। ठीक है भाई। अच्छा, अब जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, एन बी ए डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी। और मेरे बच्चों कॉस ओमेगा टी, अच्छा एक माइनस साइन ऑलरेडी चल रहा है, और कॉस ओमेगा टी की अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एन बी ए, और इसका डिफरेंशिएशन आप सारे बच्चे जानते हो, ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। माइनस माइनस प्रोडक्ट होकर प्लस हो जाएंगे, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये एक कांस्टेंट है, और अगर मैं इसको क्या कर लूं, इसको थोड़ी देर के लिए ई नॉट मान लूं, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इस तरह का ईएमएफ जब भी आप कहीं अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल इसी से एक रेजिस्टिव वायर जोड़ दिया हमने, तो करंट की वैल्यू सब जानते हैं, ई अपॉन आर। जैसे वी आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, वैसे आप ई अपॉन आर लिख सकते हो करंट की वैल्यू। तो इस केस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। और मेरे बच्चों ई नॉट अपॉन आर क्या हो जाएगा, तो ई नॉट अपॉन आर की अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा आई नॉट। तो यहां पर इसके छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो हमने पढ़ा था ना कि ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पीरियोडिकली टाइम के साथ चेंज होते हैं। तो आखिर इसको बनाते कैसे हैं, तो बड़ा सिंपल सा आंसर आपके सामने है कि अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट को बनाना चाहते हो तो आपको केवल इतना करना है कि एक कॉइल लेना है और कॉइल को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म व्हील में घुमाने लगना है। जब ये कॉइल घूमेगी तो इससे जो ईएमएफ या जो करंट डेवलप होगा वो नेचर वाइज कैसा होगा, वो होगा ऑल्टरनेटिंग। अब आगे इससे रिलेटेड और टॉपिक को जानते हैं। अब यहां पर जो दूसरा पोर्शन शुरू होता है कि जब आप एसी की बात करते हो तो यहां पर डीसी और एसी में बड़ा एक अंतर है। आप सोचोगे अंतर कौन सा है, देखिए भाई जब डीसी की आप बात कर रहे होते हो, डायरेक्ट करंट की बात कर रहे होते हो, तो वहां पर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अच्छा, जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो फिर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी जगह पर हम उस कांस्टेंट वैल्यू को लगा सकते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में जैसा कि कहा गया कि इसका मैग्नीट्यूड भी लगातार बदलता रहता है, इसकी डायरेक्शन भी लगातार बदलती रहती है। तो अगर मैं कहीं इसको यूज करना चाहूं तो यहां पर इसकी तो बहुत सारी वैल्यू होंगी। तो मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर जब जिस चीज की बहुत सारी वैल्यू है तो उसकी एक वैल्यू को हम कैसे यूज करें। तो जब कोई भी चीज वेरिएबल होती है और आपको यूज एक करना होता है, उसकी एक वैल्यू यूज करनी होती है, तो वहां पर एक शब्द आता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एवरेज। तो अब मैं सिखाता हूं आपको एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग पॉजिटिव, ये मैंने पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। यानी यहां पर अब हम सीखेंगे कि जो करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, अगर मुझे उसकी एक वैल्यू कहीं यूज करनी है तो आखिर उसको कैसे मैथमेटिकली निकाला जाए। ये प्योर मैथमेटिकल टॉपिक है, कैसे करेंगे देखो। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल मेरे बच्चों, सबसे पहली बात जो खास ध्यान वाली बात है कि यहां पर I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मैंने मान लिया है। अच्छा, अब यहां पर I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मानते हैं। अच्छा, अगर इस तरह की करंट है और मुझसे पूछा जाए कि I एवरेज फाइंड करो, तो मेरे बच्चों यहां पर एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको मैं और सिखाना चाहूंगा। जैसा मान लीजिए कि y एक मैथमेटिकल मतलब क्वांटिटी मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं जो फंक्शन है टाइम का, और आपसे कहा जाए कि भाई y का एवरेज फाइंड करना है। तो अगर y फंक्शन है टाइम का और आपको एवरेज फाइंड करना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। आप लिखोगे y dt, यानी y का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिवाइडेड बाय dt। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, अगर मैं इसी की जगह कहता कि यार y एक ऐसा फंक्शन है, या फॉर एग्जांपल मान लेते हैं x कोई एक फंक्शन है जो मान लेते हैं x z का मान लेते हैं, x कोई भी चीज मान लेते हैं, वेरिएबल है जो z का फंक्शन है, और आपसे कहा जाए कि आपको क्या करना है, आपको x का एवरेज निकालना है। तो आप सिंपल क्या करते, आप लिखते हैं यहां पर x, अब क्योंकि ये z का फंक्शन है तो xz, ये होता है सीधे से क्या निकालने का तरीका, ये होता है
एवरेज निकालने का तरीका, किसी वेरिएबल क्वांटिटी का एवरेज निकालने का तरीका। तो इसी को यहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों से पूछूं कि भाई जो मैं जिस करंट की बात करने वाला हूं या जिसका मैं एवरेज निकालने वाला हूं, ये फंक्शन किसका है, देखिए जरा किसका फंक्शन है मेरे बच्चों। तो यहाँ I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब है कि ये जो मैं एवरेज निकाल रहा हूं जिस करंट का, ये फंक्शन है टाइम का, क्योंकि देखो टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना। तो आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चों, आई एवरेज का फॉर्मूला होगा आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। अब थोड़ा मैथमेटिकल चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा। अच्छा, बात हो रही है पॉजिटिव हाफ साइकिल की। अब जब बात हो रही है पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है 0 से लेकर t/2 तक। ये हो जाएगी 0 से लेकर t/2, ठीक है। अच्छा, अब i की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन लोग। ये हो गया 0 से t/2, ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी, 0 से t/2, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां पर इंटीग्रेशन में आई नॉट को बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा टी डी टी, कहां से कहां तक, 0 से t/2, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन dt। अच्छा, हम जान सकते हैं इंटीग्रेशन dt किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt t के बराबर हो जाएगा, 0 से t/2। इंटीग्रेशन dt किसके बराबर होगा, t। अच्छा, अब यहां पर फर्दर आई एवरेज को प्रोसीड करना शुरू करें तो आई नॉट बाहर आ गया, ठीक है। साइन ओमेगा टी का जो मेरे बच्चों इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t/2, और अपॉन में क्या चल रहा था, अपॉन में क्या होगा t, तो लिमिट अगर लगा दें तो कितना हो जाएगा, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उसको यही सॉल्व कर लेते हैं। एक बार t की जगह t/2 माइनस एक बार t की जगह 0 रख देंगे, तो t/2 माइनस 0। अच्छा, फर्दर इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये अपने पास आई नॉट आ गया, देखिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिमिट जब आप लगाओगे तो आई नॉट अपॉन में क्या आ गया, देखो ओमेगा, इससे बाहर आ जाएगा ओमेगा अपन में, और अपॉन में क्या होगा t/2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, देखो ओमेगा यहाँ मैंने बाहर निकाल लिया। अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, ये बचा माइनस का कॉस ओमेगा टी। लिमिट कहां से, 0 से t/2। इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख देते हैं। कैसे एडजस्ट करके लिख देते हैं, तो देखिए बच्चों, आई एवरेज की अगर बात करें तो ये ऊपर आ जाएगा, देखो आई नॉट अपॉन ओमेगा ये आया, और 2/t कितना आ गया, देखिए। अब लिमिट लगाते हैं, एक बार t की जगह t/2 और एक बार t की जगह 0, क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का कॉस ओमेगा इंटू t/2, मैंने इस t की जगह t/2 लिख दिया, और माइनस कॉस, अब t की जगह 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं मेरे बच्चों। ये याद रखिएगा कि जो बच्चों ओमेगा होता है ना, ओमेगा की जो वैल्यू है वो होती है 2π/t। ओमेगा क्या होता है मेरे बच्चों, 2π/t, t फॉर टाइम पीरियड। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो आई एवरेज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कितना आने वाला है, 2I0, ओमेगा की जगह लिख दिया मैंने 2π/t इंटू टी, माइनस कॉस ओमेगा की जगह 2π/t इंटू t/2, और ये तो हो जाएगा cos 0 होता है -1, मतलब cos 0 हो जाएगा 1, तो -1। अच्छा, यहाँ पर इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई नॉट अपॉन पाई बचा। यहाँ पर t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा मेरे बच्चों, अब इसको कैसे लिखना है, यहाँ तो बचा आई नॉट अपॉन पाई, आई नॉट अपॉन पाई आ गया। अच्छा, यहाँ देखोगे तो यहाँ पर cos पाई बचेगा, माइनस का साइन बचेगा, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर ध्यान से देखो, ये बचा माइनस का साइन बचा, और cos पाई होता है -1, तो एक माइनस यहाँ पर है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1, तो माइनस इंटू -1, तो प्लस का 1 हो गया, माइनस। अच्छा, माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 2I0 अपॉन पाई। तो क्या आ गया मेरे बच्चों कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कितनी होती है मेरे बच्चों, ये होती है 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन पाई।
ठीक, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बच्चे को याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो डेरिवेशन आया है ये केवल किस कंडीशन में वैलिड होगा, ये केवल उस कंडीशन में वैलिड होगा जहां पर करंट की वैल्यू को या तो मैं साइन फंक्शन मानूं या कोसाइन फंक्शन। यानी ये सेम फॉर्मूला वैलिड है अगर मैं i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टू मानूं या i इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर ये फंक्शन साइन या कॉस के अलावा कुछ और मान लिया जाता है तो ये पूरा डेरिवेशन वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात मेरे तक क्लियर हो गई। अच्छा, अब जैसे हमने निकाला था एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब हम लोग सीखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। बस केवल अंतर पता क्या होगा, सेम ये डिटो रहेगा, बस नेगेटिव हाफ साइकिल कहते ही यहां पर जो लिमिट है वो 0 से t/2 की जगह कितनी हो जाएगी, t/2 से t। देखिए अब बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। हमारा आपका दोनों का टाइम बच जाए इसलिए मैंने पूरा इसको पहले सॉल्व कर दिया है, जल्दी से देख लेते हैं। जैसे ही मेरी बात होगी नेगेटिव हाफ साइकिल की तो हमारा जो टाइम चलेगा वो चलेगा t/2 से t, यानी लिमिट हो जाएगी t/2 से t। फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि i फंक्शन है साइन, ये मैंने लेट किया है। तो अगर i फंक्शन है आई नॉट साइन ओमेगा टी का तो i एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा i dt अपॉन dt, लेकिन इस पर लिमिट अलग है t/2 से t, t/2 से t। ठीक है, अच्छा फिर i की वैल्यू पुट कर दी, i की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। ठीक, और यहाँ dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया, t हो गया। इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, क्योंकि आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो आई नॉट को बाहर निकाल लिया हमने। ठीक है, और ये कितना होगा t/2 से t साइन ओमेगा टी dt। अच्छा, t का जब लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह t और दूसरी बार t/2, तो हो जाएगा t माइनस t/2। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ चुका होगा आपको। अच्छा, इसके बाद आई नॉट यहाँ से बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट t/2 से t, और यहाँ पर t में से t/2 माइनस कर देंगे तो केवल बचेगा t/2। अच्छा, अब ये जो ओमेगा है इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन ओमेगा, ऊपर देखो न्यूमरेटर में हो जाएगा आई नॉट अपॉन ओमेगा, और अपॉन में t/2 चल ही रहा है, अंदर बचेगा क्योंकि ओमेगा बाहर आ चुका है तो माइनस का कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा अब इसको देखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, अब बिल्कुल तो क्या होगा, 2 ऊपर आ गया और ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और ओमेगा नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखो 2i नॉट अपॉन ओमेगा टी जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, अपर लिमिट एक बार t की जगह t लगा देंगे और एक बार t की जगह t/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2π/t होती है, तो ओमेगा की वैल्यू 2π/t लगा दीजिए आप हर जगह जहाँ जहाँ ओमेगा है, जैसे एक ओमेगा यहाँ पर है, एक ओमेगा यहाँ है, एक यहाँ है, तो जहाँ जहाँ ओमेगा है वहाँ लगा देंगे 2π/t। अच्छा देखिए यहाँ पर जब 2π/t लगाओगे आप तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा आई नॉट अपॉन पाई। अच्छा ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, माइनस का कॉस 2π/t, t से t कैंसिल बचेगा कॉस 2π, यहाँ पर t से t कैंसिल, 2 से 2 ये बचेगा cos पाई। अच्छा अब देखने वाली बात मेरे बच्चों, जो cos 2π है इस cos 2π की वैल्यू होती है 1, और cos यहाँ पर बचेगा cos पाई आएगा, तो cos पाई होता है -1, माइनस इसकी पूरी वैल्यू +1 है तो माइनस इंटू +1, ये तो -1 बचा। अच्छा ये माइनस है और cos पाई की वैल्यू -1 आई, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्रोडक्ट होकर हो गया प्लस का 1, तो माइनस का 1 माइनस का 1 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो ये वैल्यू आ गई -2i नॉट अपॉन पाई। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अगर i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है या कॉस ओमेगा टी, मतलब साइनोसोडल ऑल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि अपने सीबीएसई के सिलेबस में इसी को इंक्लूड किया जाता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल कितनी आ गई मेरे बच्चों, 2i नॉट अपॉन पाई। दोनों फॉर्मूले याद करना बड़ा आसान था, अगर वो यहाँ लिख देते पॉजिटिव हाफ साइकिल तो ये आ जाता प्लस का 2i नॉट अपॉन पाई, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब कितना होगा, माइनस का 2i नॉट अपॉन पाई। भूलिएगा नहीं, यहाँ पर जो i नॉट की वैल्यू होती है, i नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी पीक वैल्यू। ठीक है, अब हम सीखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग फुल साइकिल। ध्यान रखेंगे, अब जैसे मैं बोलूंगा फुल साइकिल तो लिमिट कहां से कहां चली जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 से t, यानी फुल साइकिल का मतलब अब मैं पूरी साइकिल को कंसीडर करता हूं। फिर देखते हैं फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कितनी आती है। शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं
एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग फुल साइकिल। अच्छा, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग फुल साइकिल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? देखिए I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे आप लिखोगे फुल साइकिल मेरे बच्चों, तो फुल साइकिल का मतलब टाइम कहां से कहां हो जाएगा? 0 से t। ये बिल्कुल क्लियर रखना है। बोले हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से t/2, नेगेटिव हाफ साइकिल t/2 से t, फुल साइकिल 0 से t। तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि फुल साइकिल की बात हो रही है तो लिमिट क्या हो जाएगी? फॉर्मूला वही रहेगा आई एवरेज I dt अपॉन dt, 0 से t, 0 से t। अब यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर दी, आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, और ये अपॉन में क्या होगा? dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा। इस पर बस लिमिट अलग है 0 से t, यानी ऑलमोस्ट तीनों डेरिवेशन ऑलमोस्ट एक से है, बस अंतर है केवल लिमिट्स का। अच्छा, इसमें आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी dt है 0 से t, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब t माइनस 0। अच्छा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जैसे पहले था, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो जाएगा, लिमिट 0 से t आ जाएगी अपने पास। अच्छा, अब यहाँ पर आई नॉट ऐसे ही रखते हैं, ओमेगा को बाहर निकाल लीजिए, अपॉन में t है, और अंदर बचेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब फाइनली जहां ये जो t है, एक बार t की जगह कैपिटल T, एक बार t की जगह 0, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, टी की जगह मैंने टी रख दिया, माइनस कॉस 0, क्योंकि टी की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे, ओमेगा की जगह क्या लगा देंगे? 2 पाई अपॉन टी लगा देंगे। तो 2 पाई अपॉन टी जब लगा दोगे आप मेरे बच्चों, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आई नॉट अपॉन 2 पाई। अच्छा, जब यहाँ पर टी ओमेगा की जगह आप 2 पाई अपॉन टी लगाओगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, है ना, बचेगा cos 2 पाई। और यहाँ पर cos 0, तो cos 0 है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। अच्छा, cos 2 पाई जो होता है इसकी वैल्यू होती है +1। अब माइनस लगाया, उसकी वैल्यू +1 है, तो ये तो -1 बन गया, देखो यहाँ पर ये वैल्यू, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अच्छा, माइनस का 1 और प्लस का 1, तो ये दोनों तो कैंसिल होकर फाइनली कितने बना देंगे? 0 आ जाएगा। और 0 इंटू आई नॉट अपॉन 2 पाई फाइनली कितना हो जाएगा? प्यारा सा 0। तो हमें पास एक नया रिजल्ट निकल के आया कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू है वो कितनी होती है? 0। अच्छा, इसको नहीं भी ड्राइव करें तो भी आप समझ सकते हो। ये कितना निकल के आया था? ये निकल के आया था अपने पास 2 आई नॉट अपॉन पाई निकल के आया था। ये जो एवरेज निकल के आया था, ये आया था -2 आई नॉट अपॉन पाई। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना प्लस उतना माइनस। तो अब अगर इनका भी एवरेज निकालेंगे फुल साइकिल में तो आंसर ऑब्वियसली कितना आना चाहिए? 0। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से इसको कवर करते हैं। अगर कोई जानना चाहे कि आखिर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फुल साइकिल में 0 आती है, इसका मतलब क्या है, तो मेरे बच्चों इसका एक बड़ा कोर सा मतलब है कि जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यू 0 ये शो करता है कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ना तो ये केमिकल इफेक्ट शो करेगा, ना ही ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। ये केवल कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ये शो करेगा हीटिंग इफेक्ट। आगे आने वाली वीडियो में इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। अब आ जाते हैं आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसको। अब आइए शुरू करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरएमएस वैल्यू। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे आरएमएस वैल्यू वास्तव में चक्कर क्या है, क्या होता है आरएमएस वैल्यू, समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों, ये कोई भी एक सर्किट है। सर्किट मतलब कोई हीटर हो सकता है, कोई फैन हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने कनेक्ट कर दी एसी, यानी इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करा दिया। जब इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराएंगे तो मेरे बच्चों क्या होगा? इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? हीट एनर्जी। मान लेते हैं हीट एनर्जी H। मैंने एक सर्किट लिया, उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करा दिया। जब मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराया तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ ना कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब मैंने इस सेम सर्किट को दोबारा लिया, आइडेंटिकल इसी सर्किट को दोबारा लिया, सेम सर्किट, कोई चेंज नहीं। लेकिन इस बार इसने क्या प्रोड्यूस कराई? मैंने डीसी, डायरेक्ट करंट। बोले डायरेक्ट करंट क्या होता है? फिर बच्चों, जो भी करंट सेल से या बैटरी से फ्लो होती है उसको अमूमन क्या कहा जाता है? डायरेक्ट करंट, मतलब जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। तो मैंने डायरेक्ट करंट को फ्लो कराया। अच्छा, अब डायरेक्ट करंट को फ्लो कराने के बाद डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू है उसको मैं धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करूंगा, और डायरेक्ट करंट की वैल्यू को मैं तब तक बढ़ाता जाऊंगा जब तक सेम सर्किट में डीसी करंट से उतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस ना हो जाए जितने की किससे हो रही थी? जितनी की हो रही थी एसी से। तो
आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी का मतलब होता है कि डीसी करंट की वो वैल्यू जो गिवन सर्किट में उतनी ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे जितना कि ऑल्टरनेटिंग करंट सेम सर्किट में कर रही थी, तो दैट वैल्यू ऑफ डीसी इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। टेक्निकली थ्योरी में आप लिखना चाहो तो आप जल्दी से नोट भी कर सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो यू मे से दैट द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू दैट या इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ DC which causes same amount of heat energy as that of AC produced in the same circuit। ठीक है, अच्छा ये तो डेफिनेशन हो गई। अब बात होती है कि आखिर मैथमेटिकल इसको निकाला कैसे जाए। तो यार ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो RMS लिखा है इसका मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों? उसको बोला जाता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। इसको क्या बोला जाता है? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। यानी कहने का मतलब है पहले आप भाई साहब क्या कर दो, पहले आप करंट का स्क्वायर कर दो। हो गया? आपने क्या कर दिया, पहले आपने स्क्वायर कर दिया, फिर क्या कर दें, फिर बोले इसका एवरेज ले लो, मीन ले लो। तो ठीक है भाई, मीन हो गया। फिर बोले आप क्या करें, फिर ये जो मीन लेने के बाद जो भी कुछ आया उसका स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर मीन और स्क्वायर रूट। नाउ दिस इज सेड टू बी IRMS। दिस इज, चलिए अब जल्दी से मैं आपको सिखाता हूं कि आखिर ये आरएमएस की वैल्यू को साइनोसोडल केस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जल्दी शुरू करते हैं फटाफट। बहुत बेसिक सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत है बच्चों। तो आरएमएस वैल्यू के और भी नाम है। आरएमएस वैल्यू को ही वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे बच्चों, जो आरएमएस वैल्यू होती है, आप जब भी कभी कोई सर्किट देखते हो, जैसे आपने घर में आपके समरसेबल लगा होगा या कहीं पर भी एसी या बोल सकते हैं और मतलब एसी है, तो वहां पर एक वो लगा होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, स्टेबलाइजर लगा होता है। वो वैल्यू शो कर रहा होता है ना, कई बार शो कर रहा है कि इतना वोल्टेज या इतना करंट। तो कोई भी मीटर जो ऑल्टरनेटिंग सर्किट में लगा हुआ है वो जो रीडिंग शो करता है वो रीडिंग हमेशा क्या होती, आरएमएस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समरसेबल मैंने चलाया, उसका जो पैनल होता है ना, उसके पैनल में क्या हो जाएगा, पैनल में जैसे मान लेते हैं कि उसका पैनल में एक अमीटर लगा है और अमीटर 7 एम्पियर शो कर रहा है। और आपसे पूछा जाए कि अगर एसी में लगा हुआ अमीटर 7 एम्पियर शो कर रहा है तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या होगी? तो ये जो 7 एम्पियर है यही मेरे बच्चों आरएमएस कहलाती है। अगर मान लो एसी में यहीं पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो शो कर रहा है 230 वोल्ट, तो कोई पूछे कि यार आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगा? तो कोई भी मीटर जो वैल्यू शो करता है वो वैल्यू ही क्या कहलाती है मेरे बच्चों? वो आरएमएस कहलाती है। चलिए अब जानते हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को शो कैसे या कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं या इसका फॉर्मूला क्या होता है साइनोसोडल केस में। तो फिर ध्यान रखिएगा हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का मतलब हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा इसका आरएमएस लिख देंगे, और यह है क्या, फिर सुनिएगा, करंट लेना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है, उसका एवरेज मीन लेना है और फिर उसका स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ऐसा मान लेते हैं I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, अब सबसे पहले क्या लेते हैं, आई स्क्वायर का एवरेज, यानी क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। कैसे निकालेंगे देखो, अब आई स्क्वायर का जो एवरेज है, बड़ा आसान सा, किसी भी चीज का एवरेज निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर डी टी और अपॉन डी टी। जैसे आई का एवरेज निकालना था तो आई डी टी हो गया, अब आपको आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी। फुल साइकिल की बात होगी अब तो, 0 से टी 0 से टी। ठीक है भाई, आई स्क्वायर क्या लगा दोगे, ये हो गया 0 से टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और यहां पर इसका इंटीग्रेशन सीधे टी आ जाएगा 0 से टी। ठीक है, अच्छा अब आई स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, देखो यहां पर इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन बचा 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा यहां पर मैं कुछ चीज थोड़ा सा आपको आसान करके बता दूंगा, यहां पर ये आ जाएगा टी
और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, वैसे तो कॉस में कन्वर्ट करके फंक्शन किया जाता है, लेकिन बच्चों जब फिजिक्स में ये डेरिवेशन कर रहे हो तो आपको इस इंटीग्रेशन को अलग से एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको अलग से बता दूंगा। अभी आप याद रखोगे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इसका जो कंप्लीट इंटीग्रेशन वैल्यू है ये आती है t/2 लिमिट लगाने के बाद। तो सीधी सीधी वैल्यू क्या लगा देनी है, t/2। एग्जाम में आप वैल्यू लगा सकते हो डायरेक्टली, t से t कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा I0 का स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान देने वाली बात है, ये IRMS नहीं निकला है, ये है मीन, यानी स्क्वायर कर लिया और मीन, अभी रूट रह गया है। तो अब देखो IRMS कितना होगा मेरे बच्चों, IRMS हो जाएगा सीधे सीधे कितना, स्क्वायर रूट ऑफ I स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, ये आ जाएगा I0 का स्क्वायर बाई 2। तो I0 का स्क्वायर तो I0 आ जाएगा, लेकिन 2 तो बाहर नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर IRMS कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, IRMS की जो वैल्यू है वो I0 अपॉन रूट 2 आ जाएगी। अब फिर मैं बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि ये फॉर्मूला, बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, याद कर भी लेना चाहिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये फॉर्मूला केवल किस कंडीशन में वैलिड होगा, जब करंट की वैल्यू क्या दे रखी है, साइनोसोडल है, या ये और ये इसके लिए भी काम करेगा I0 कॉस ओमेगा टी, दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन अगर फंक्शन इसके अलावा कुछ और तरह का है या ऑल्टरनेटिंग करंट कुछ अदर टाइप की है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, हालांकि बोर्ड एग्जाम में इसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि अगर साइनोसोडल है कोसाइनोसोडल है तो वहां पर क्या होगा, IRMS का फॉर्मूला होता है I0 अपॉन रूट 2। यहां पर ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि जो I0 होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। चलिए लास्ट में या 2 या 3 छोटी छोटी बातें मैं और बताता हूँ इससे रिलेटेड, IRMS से रिलेटेड, फिर इस टॉपिक को आज की वीडियो को फिनिश करेंगे। आप इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देख रहे हैं अगर, तो यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट में कौन सा ऐसा पोर्शन है या किस तरह के क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पा रहे, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको कंटिन्यू करूंगा। एसी का जो नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट है वो एक सीरीज में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें यहाँ पर जल्दी ही मैं उसका दूसरा वीडियो भी आपको अपलोड करूंगा, यानी पूरा चैप्टर धीरे धीरे करके डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी से 2 छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये एक साइनोसोडल वैल्यू है और ये जो आप वैल्यू देख रहे हो दैट इज 10 एम्पियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये I0 हो गया, पीक वैल्यू हो गया ना। अब आपसे पूछा जाए यार इसमें IRMS कितना होगा, तो यहाँ पर सीधे पीक वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है, तो कितना हो जाएगा I0 अपॉन रूट 2, दैट इज 10 अपॉन रूट 2, 5 रूट 2 एम्पियर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई देखो एक AC का एक कोई सर्किट है, AC का सर्किट लगा हुआ है और इस सर्किट में जो मीटर है, मीटर शो कर रहा है करंट की वैल्यू 10 एम्पियर। ये कोई एसी मीटर है, जैसे घरों में लगे होते हैं, पूछा जाए कि मीटर है और ये इसकी जो रीडिंग है वो 10 एम्पियर है, IRMS कितना होगा। तो अगर किसी भी मीटर की रीडिंग शो कर रही है तो ये खुद में ही क्या है, ये RMS ही होता है, इसको पीक मान के बाई रूट 2 नहीं करना है। तो अगर 10 एम्पियर मीटर की रीडिंग है तो यही क्या है, IRMS है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में एक अलग तरह का क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया है, तो लगातार उसको भी मैं बता देता हूँ। यहां से आज हम लोग वीडियो अपनी ओवर कर देंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए जैसे बोर्ड में एक बार क्वेश्चन ये भी आया, देखिए ये आपके होम एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से आया, ये रखा है 2 एम्पियर, वैल्यू हो सकता है मैंने बदल दी हो 2 एम्पियर, और पूछा गया IRMS कितना होगा। अब बच्चों ने क्या किया, उनको तो याद था ना, बोले IRMS कितना होगा, जल्दी से फॉर्मूला लगाया, बोले I0 अपॉन रूट 2, आई की वैल्यू लगा दी 2 अपॉन रूट 2 और आंसर लगा दिया रूट 2, जबकि ये तरीका गलत है, क्योंकि आपको याद रखना है ये जो फॉर्मूला है वो केवल किस कंडीशन के लिए वैलिड था, ये वैलिड था केवल किसके लिए, साइनोसोडल कंडीशन के लिए, ठीक है। तो बोले फिर इस क्वेश्चन को सर कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, क्योंकि देखो है तो ये भी ऐसी, इसकी ये पीरियडिकली चेंज हो रही डायरेक्शंस की। देखिए अब यहां पर ध्यान देने वाली बात, यहां पर सबसे पहले IRMS था क्या, IRMS था, पहले क्या कर दें, पहले क्या करेंगे अपन लोग, स्क्वायर कर दें। तो इसको अगर मैं I1 कह दूं, इसको I2 कह दूं और इसको
I3 कह दो, तो I11 मतलब सबका स्क्वायर कर दो, I1 का स्क्वायर कर दो, I2 का स्क्वायर कर दो, I3 का स्क्वायर कर दो। अच्छा ठीक है, फिर S के बाद क्या होता है? S के बाद होता है मीन। अब आपके पास तीन वैल्यू है, तीन वैल्यू का मीन कैसे लोगे? बड़ा पुराना तरीका, तीन वैल्यू का, थ्री वैल्यूज हैं, उनका मीन लेना है, तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। बोले अब क्या करना है? बोले मीन भी हो गया, अब क्या है? R फॉर स्क्वायर रूट। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पर I1 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? I1 मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर, I2 मतलब कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर, I3 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो सीधे सीधे कितना हो गया मेरे बच्चों? 3 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 2 एम्पियर। नाउ दिस इज द RMS वैल्यू। तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।